हमारी आज़ादी की लड़ाई के जो सारे नेता हैं, सारे के सारे सवर्ण हैं। दिस इज़ अ लिटिल मोर कंट्रोवर्शियल, इस पे विवाद हो सकता है। और जाति का नारा लगाए बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। हिंदुइज्म डजंट कंटेन कास्ट, कास्ट कंटेन्स हिंदुइज्म। आज इंटरनेट सिर्फ आधे अधूरे सच और पूरे झूठ में डूबा हुआ है। किसी के पास गहराई से सोचने का या शांति से सुनने का वक्त ही नहीं है। हम एक ऐसा शांत कोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। Nope, not your ordinary podcast for entertainment. Nope. सर, आपसे एक सवाल है मेरा कि what is India's ever changing relationship with caste? This is a very large question, and I have been thinking and working on this question for a long time now. So please bear with me while I talk about this. हमारे देश का जाति के साथ रिश्ता कैसा रहा है और इतना, मेरे हिसाब से इतना अजीब क्यों रहा है, इस बात को समझने के लिए हमें काफ़ी पीछे जाना होगा। आज़ादी की लड़ाई से पहले हम जाते हैं कि हम क्या चाह रहे थे, या आज़ादी की जो लड़ाई थी वो किसके लिए लड़ाई थी। बहुत ही सामान्य स्तर पर हम कहें तो ये लड़ाई थी कि हम भी एक आधुनिक देश बनना चाहते हैं, आधुनिक राष्ट्र बनना चाहते हैं, कि हम भी आधुनिक हैं, हम बर्बर नहीं हैं, हम वो कोई पुरानी जो एंशिएंट सिविलाइजेशन इस तरह से जो कहा जाता था, जैसे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हमारे बारे में लिखते थे, वैसे हम नहीं हैं, हम भी मॉडर्न हैं। तो मॉडर्निटी में एक बहुत बड़ा विचार है इसके साथ जो आता है, कम से कम विचार के स्तर पर, और वो है बराबरी का। तो आधुनिक राष्ट्र क्या है? आधुनिक राष्ट्र के लिए ये ज़रूरी है, लाजमी है कि उसके नागरिक कम से कम नैतिक तौर पे और कानून के तौर पे बराबर हों। हम सब जानते हैं कि हर देश में गैर बराबरी है और रही है, हमेशा रही है, लेकिन एज ए प्रिंसिपल द मॉडर्न नेशन रिक्वायर्स हॉरिजॉन्टल सिटीजनशिप, where my citizenship is no greater than yours and nobody else has. If we are all citizens, yes, there are rich and poor, we all know there is inequality and so on, but in principle citizens are equal. तो अगर ये एक मूलभूत धारणा है आधुनिकता की, तो हम आधुनिक कैसे बने? क्योंकि हमारे समाज की एक तरह से उसकी परिभाषा थी कि ये जातिगत समाज है, जातिग्रस्त समाज है। So caste was a fundamental defining institution of Indian society, and caste is the opposite of equality. Caste is built on the idea of hierarchy, on the idea of inequality, and not just in practice inequality, which was true everywhere in history, but in principle inequality. जातिगत जो नियम है हमारे, जैसे मनुस्मृति से जो आते हैं या कहीं से भी आते हों, हमारे ग्रंथों से जो आते हैं नियम, वो नियमों के अनुसार बाकायदा हमारा समाज गैर बराबरी पर आधारित था। तो आप आधुनिक कैसे बनोगे? तो इसलिए जाति ही एक ऐसा संस्थान था जिसको लेकर के हमारे मन में बहुत गहरा एक तरह का दुविधा थी, एक तरह की दुविधा, और एक बहुत भयंकर संकोच, शर्म भरा हुआ था हमें। आप इसकी तुलना कीजिए गरीबी के साथ। हमारा देश बहुत गरीब था, और जब ये उपनिवेशिक काल समाप्त होने का आया, तब तक तो बहुत ही गरीब था। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द कॉलोनियल पीरियड वी हैड बिकम रियली क्वाइट पुअर। और गरीबी हम उसे शान से स्वीकारते थे कि हम गरीब हैं, क्योंकि ये सारी गलती ब्रिटिश साम्राज्य की है। लेकिन जाति के बारे में आप क्या कहेंगे? हमने कोशिश की है कहने की कि ब्रिटिशों ने जाति को और भड़काया, उसको और गहरा किया, और ये बात कुछ हद तक सही भी है। लेकिन मूलभूत तौर पे ब्रिटिश तो नहीं लाए जाति ना, जाति तो हमारे पास पहले से ही थी। हम ये कह सकते हैं कि हम पहले बहुत अमीर थे और ब्रिटिश ने हमारे पास हमको ज़बरदस्ती हमें गरीब कर दिया, लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने ज़बरदस्ती हम पर जाति थोपी। तो जाति बिल्कुल देशज संस्थान है और वो आधुनिकता के खिलाफ है। तो इस संस्थान, और ये समाजव्यापी संस्थान है, it saturates our society. So it's not a simple thing to be abolished. And yet, as a nation, we were forced to quote unquote abolish caste. How do you abolish a way of life?
जो संस्थान आपके रोज की जिंदगी को, दैनिक जीवन को संचालित करता है, उसका उन्मूलन कैसे संभव है? तो इसको लेकर के हम में जो दुविधा थी, जो संकोच, शर्म वो थी, उसी को हम व्यक्त करते आए हैं अलग अलग तरीकों से. सो वी हैव बीन एक्सप्रेसिंग दिस डीप एम्बिवलेंस एंड सेंस ऑफ शेम अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन इन डिफरेंट वेज. सो इट्स अ काइंड ऑफ रिप्रेस्ड थिंग दैट इज कमिंग आउट. इसको हम दबा करके रखते हैं, ये हमारे अवचेतन में है. तो इसका क्या हुआ, आज़ाद हुए हम, तो हमने सबसे पहला काम क्या किया कि हमारे नए संविधान में हमने कहा कि अब से जाति खत्म. उसी जाति के कारण हमें ये मानना पड़ा कि हमारे देश का एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसको सदियों से हमने दबा के रखा है जाति के नाम पर. और बाकायदा, केवल व्यावहारिक तौर पे नहीं, गैर बराबरी नहीं, लेकिन नैतिक और कानूनन गैर बराबरी. तो उसका कोई मुआवजा तो कुछ देना पड़ेगा. तो हमने रिजर्वेशन लाया. तो वही संविधान एक तरफ कहता है कि अब जाति खत्म है, अब नए संविधान ने हमें एक गणराज्य बना दिया है, हम गणतंत्र हो गए हैं, वी आर ए रिपब्लिक नाउ, नो मोर कास्ट distinctions. The same constitution recognizes certain castes and makes space for them, special provisions for them. On the one hand, जो ऊपरी तौर पे लगता है कि ये तो बहुत प्रगतिशील कदम है, ऐसा तो होना ही चाहिए था कि एक तरफ तो जाति का उन्मूलन तो लाजमी है, इसको हम कैसे आगे ले जा सकते हैं, या इसको साथ रखते हुए हम आधुनिक कैसे कहला सकते हैं. और दूसरी तरफ ये भी सही है कि कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको जाति से बहुत नुकसान हुआ है और उसका मुआवजा हमें देना है. तो हमने सोचा कि ये तो बहुत बड़ा अच्छा काम हो गया. और इसके पहले जो आपने भी सुना होगा, कईयों ने सुना होगा, 1932 में पूना समझौता, पूना पैक्ट नाम का एक समझौता हुआ था, जिसके तहत रिजर्वेशन जो बाद में आया उसकी रूपरेखा तैयार की गई थी. तो फ्रेमवर्क ऑफ reservation was decided in the Pune Pact of 1932, the first time that Gandhi went on a fast unto death. The first issue on which he went, कि दलितों को और आदिवासियों को अलग निर्वाचन समूह नहीं बनने देंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट उनको नहीं मिलेगा, आप हिंदुओं के तहत ही वोट मांगो और आपको हम खास जगह देंगे. So that was worked out at that time. And it was thought कि हमने जाति के समस्या को सुलझा दिया. रिजर्वेशन जो पुरानी जो हमारा ऋण है, हमारा जो कर्जा है, वो हमने चुका दिया, एक झटके में हमने चुका दिया. तो आप देखिए विडंबना क्या है, द आयरनी ऑफ दिस, ऑफ द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन. द वेरी पीपल हु benefited the most from caste could convert their caste-based capital after independence into secular capital. And the very people who suffered the most from caste were forced to, in a sense, fly the flag of caste always in order to get something from the state. Because they needed the state. They did not manage to accumulate, quote unquote, convert, they had no caste capital, so they could not convert it into quote unquote merit. मुझ जैसे लोग, जैसे मेरा ही आप उदाहरण लीजिए, मेरे दादा के पास 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन थी, यानी उनकी अपनी ज़मीन नहीं थी, जाति के कारण वो पेशवाई जो हुकूमत थी उसके तहत उनको पेशवाओं के लिए टैक्स इकट्ठा करने के लिए ये हक दिया गया था इस ज़मीन पर. तो जाति के कारण उनके पास ज़मीन थी. उस ज़मीन में से कुछ, मेरे दादाजी कुछ ज़्यादा होशियार नहीं थे, तो नए कानून जब आए आज़ादी के बाद तो बहुत सारी ज़मीन उसमें से चली गई. तो लेकिन फिर भी जो कुछ भी बचा था उसमें से कुछ ज़मीन बेच के मेरे पिताजी को और मेरे एक चाचा को, एक को मेरे पिताजी को इंजीनियर बनाया, एक को डॉक्टर बनाया. तो इंजीनियर का बेटा मैं, तो मुझे लगता है कि मेरा जाति से क्या लेना देना, मैं तो मेरिट का पुतला हूँ. लेकिन मैं मेरिट कैसे पा सका, महंगे स्कूल और अच्छे कॉलेज में मैं कैसे जा पाया, क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे. मेरे पिताजी इंजीनियर कैसे बने, क्योंकि मेरे दादा के पास ज़मीन थी. मेरे दादा के पास ज़मीन क्यों थी, क्योंकि उनकी जाति फलानी थी. कुछ और जाति होती तो उनके पास कोई ज़मीन नहीं होती और मैं यहाँ नहीं बैठा होता. लेकिन मेरी पीढ़ी तक आते आते ये जो मेरिट की भाषा है ये इतनी सुदृढ़ हो गई और लोग वाकई, ये मुझ जैसे लोग वाकई ये मानने लगे कि ये वो जो कुछ भी हैं वो केवल और केवल मेरिट के कारण है, उनका जाति से कुछ लेना देना ही है. और दूसरी तरफ आप देखिए कि जिन लोगों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है जाति से,
उनको हर बार जाति के परचम के नीचे उनको आंदोलन निकालना पड़ता है कि हमें कुछ दो, क्योंकि वो तो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन पाए, और वो नहीं बन पाए तो फिर उनको स्टेट की मदद चाहिए कि थ्रू द मार्केट उनको कुछ नहीं मिलेगा। और आज मेरे बेटे को अगर मुझे पढ़ाना होता कहीं कोई चंदा वंदा दे करके किसी कॉलेज में, मैं कहीं भी पढ़ा सकता था, क्योंकि मेरे पास उस समय पैसे थे। और क्यों पैसे थे? क्योंकि फलाना ये साथ। तो अब क्या होता है कि जब हम 60-70 के दशक में पहुंचते हैं, 70 के दशक तक पहुंचते हैं, तो एक पूरी पीढ़ी ऐसी तैयार होती है जो पूर्णतः पूरी तरह से जाति से बनी है, लेकिन उसको ऐसा होते हुए भी उसको ये पूरा एहसास है या यकीन है उसको कि उसका जाति से कुछ लेना देना नहीं है। तो एक तरफ तो ये तबका जो मानता है कि अब हम, ये जो चला था ना कि मेरी जाति हिंदुस्तानी, सारे ऐसे ही लोग हैं। आप ही सोचिए किसको ये मौका मिलेगा कि वो सोचे कि मेरी जाति नहीं है। जिसकी जाति कथित तौर पे निचली जात के हैं, उनको समाज हर रोज सिखाएगा कि तू इस जात का है, औकात में रह। अमीर ही तो कह सकता है ना कि मैंने सब तज दिया, मैं मामूली आदमी हूँ, मुझे पैसों से कुछ लेना देना नहीं है। गरीब कहेगा कि मेरा पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, तो उसको समाज बताएगा कि कितने औकात में हो तुम। जाति में एक बहुत बड़ी दरार आ गई है। जिनको जाति से सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है उनको लगता है आज जाति का मतलब केवल निम्न जाति है, हम जैसे लोगों का जाति से कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी तरफ उन लोगों को लगता है जो इन कथित निम्न जातियों से है कि बिना जाति का नारा लगाए बिना हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो एक तबका वो हाइपर विजिबल हो गया, उनकी जाति हाइपर विजिबल हो गई, जाति के बिना वो कुछ भी नहीं पाएंगे। और एक तबके का की जाति इनविजिबल हो गई। तो ऐसा होने से संवाद नामुमकिन है। देयर इज नो डायलॉग पॉसिबल बिटवीन द टू साइड्स। सो वन ऑफ द प्राइमरी मीनिंग्स ऑफ कास्ट by privileged people, almost invariably of upper caste, caste means lower caste. And ये सब reservation का झंझट, it is pulling us back to the ancient past which we have left behind. Our constitution abolished caste. ये सब political stunts हैं, सब बंद करो। And दूसरी तरफ जो लोग जूझ रहे हैं, जिस तरह की जो अर्थव्यवस्था बनी है और जिस तरह से अब बेरोजगारी है और कई सारी समस्याएं हैं, उनको लगता है कि हमारे पास और है क्या, जाति के अलावा हमारे पास है क्या और। तो ऐसे में इस तरह का बंटवारा है कि दोनों तरफ से आपस में बात करना कभी मुमकिन नहीं है। तो इसलिए जाति के बारे में हम अब पाते हैं कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। तो इसको लेकर के ये जो बहुत मौलिक दुविधा है हमारे देश के बिल्कुल केंद्र में, हमारी आत्मा में, देश की आत्मा में, ये इसका कोई इलाज नहीं हुआ अभी तक। ये कहानी है कि जाति को लेकर के हमारी इतनी सारी विडंबनाएं क्यों हैं, इतना सारा कन्फ्यूजन क्यों है। जाति एक विषय है जिस पे सबके बड़े कट्टर विचार हैं और इसमें सोचने की किसी को जरूरत नहीं पड़ती, सबको रेडीमेड ओपिनियंस है सबके बारे में। और ये जब इनका जो टकराव होता है तो इसमें संवाद को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। और इसलिए जाति को लेकर के हमारे यहाँ इट इज़ एट द सेम टाइम one of the most visible issues in public life and at the same time the least understood issues in public life. तो ये कारण है, ये कहानी है जाति की। इसीलिए जाति नहीं जाति। पूना पैक्ट की क्या मांगे थी और क्यों महात्मा गांधी को लगा कि उन्हें इस पे फास्ट पे जाना चाहिए? इसको लेकर के आजकल आप जानते ही हैं कि इतिहास को नए सिरे से रचा जा रहा है और कुछ ही दिनों में पूना पैक्ट को लेकर के एक नया इतिहास सामने आने वाला है। मेरी ऐसे भविष्यवाणी है, देखते हैं ये सच निकलता है या नहीं। पर अब तक का जो इतिहास हमें बताता है कि 30 के दशक तक देश के विभाजन के आसार दिखने लगे थे। तो कांग्रेस पार्टी जिसका आधिपत्य गांधी जी के पास था उस समय, और वो उसे मान भी रहे थे कि वो अगुवा हैं उसके, एक बहुत बड़ी समस्या थी कि अगर वो उस समय दलित आदिवासियों को डिप्रेस्ड क्लासेस कहा जाता था, तो डिप्रेस्ड क्लासेस को भी मुसलमानों की तरह और कुछ और तबकों की तरह अलग निर्वाचन समूह उनको मिल जाता है, जैसा कि एक प्रस्ताव था उस समय। तो उनके पास
ये कहने को आधार नहीं बचेगा कि वो देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। आंकड़े कुछ इसमें इसको लेकर के कुछ विवाद हैं, लेकिन मोटा मोटी जो मैंने इसका जो अध्ययन किया है 31 के जनगणना के आधार पे, सन 31 के जनगणना के आधार पे, अगर ये डिप्रेस क्लासेस को अलग इलेक्ट्रेट मिल जाता है तो हिंदू इलेक्ट्रेट 51-52-53% रह जाता, तो यानी लगभग आधा देश। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हिंदुस्तान के प्रतिनिधि हैं। तो इसलिए ये राजनीतिक तौर पे जीवन मरण का सवाल था कांग्रेस के लिए, और गांधी जी और कुछ बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन साथ साथ वो एक बहुत ही सफल राजनीतिक भी थे। तो उनको लगा कि ये आर पार की लड़ाई है, इसमें कोई हम रियायत नहीं दे सकते। तो इसीलिए वो आमरण अनशन पे उतरे, ये जानते हुए कि इस अस्त्र का अंबेडकर और दूसरे जो दलित आदिवासी जो नेता हैं उनके पास कोई काट नहीं होगी। और ये सही भी निकला कि इतना ज़्यादा दबाव आया उन लोगों पे कि उन्हें मानना पड़ा। अंबेडकर का तर्क ये था कि अगर आप संयुक्त निर्वाचन समूह बनाते हैं, यानी कि दलित्स एंड आदिवासीज हैव टू बी इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरेट दैट कंसिस्ट्स ऑफ अ मेजॉरिटी ऑफ अपर कास्ट पीपल, यू विल नॉट हैव रियली sound, genuine representatives of the Dalits, because they will have to please the upper caste who will control whether they can be elected or not. तो अगर आपको चुन के आना है तो आपको कथित सवर्णों को खुश रखना पड़ेगा, और ऐसे ही पालतू एक तरह से नेता आपकी तरफ से बनेंगे। और ऐसा हुआ भी, कांग्रेस के काल में यही हुआ कि जो दलित नेता उभरे भी वो कांग्रेस की छत्र छाया में, और एक तरह से उनके पीछे सवर्णों का वरदहस्त था। तो इसलिए वो राजनीति में सफल हो सके, और 70 के दशक तक दलित राजनीति नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। एक और चीज़ सर, आपने बोला 1931 में ब्रिटिशर्स ने कास्ट सेंसस किया था, अगर उस पर आप थोड़ा एलैबोरेट करें तो। ये कास्ट सेंसस और सेंसस की कहानी एक लंबी और बहुत रोचक कहानी है। श्योर। सबसे पहले हम शुरू करें कि सेंसस क्या चीज़ है। तो सेंसस एक तरह से सभी जानते हैं कि जनगणना है जिसमें जो सार्वभौमिक है, हर एक इंसान को गिना जाता है। लेकिन मेरे ख्याल से एक उपयोगी तरीका है इसके बारे में सोचना, जैसे हम दूरबीन के बारे में सोचते हैं, या हिंदी में इसका शब्द थोड़ा भारी है, माइक्रोस्कोप का, सूक्ष्मदर्शी उसको कहते हैं हिंदी में, माइक्रोस्कोप को। तो जैसे हम टेलीस्कोप या माइक्रोस्कोप के बारे में सोचते हैं, तो सेंसस इज ऑल्सो लाइक अ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप। It makes visible things that are there in the world, but you can't see with your eyes. तो मनुष्य जो अपनी आंखों से नहीं देख पाता, उस सच्चाई को ये एक तरह का यंत्र है जो उसे दिखाता है हमें। और वो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि हमारा समाज कैसा है। समाज का एक खाका, एक चित्रण वो हमारे सामने खींचता है, और ये वो करता है समूहन से, संचयन से, यानी कि यू एग्रीगेशन, राइट। और इसके पीछे जो प्रणाली है इसकी बहुत ही सरल है। आप एक से एक जोड़ते हैं, फिर उसमें एक और जोड़ते हैं, उसमें एक और जोड़ते हैं, ऐसे आप जोड़ते जाते हैं और आप पूरी जनसंख्या पे पहुंचते हैं। तो इस तरह का एक यंत्र है ये। इसका ये बहुत पुराना है, ये टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप दोनों से पुराना है ये, और इसका सत्ता से सीधा संबंध रहा है। राजा महाराजाओं के ज़माने से भी ये बहुत ज़रूरी था कि कितना कर लगाया जाए, ये टैक्स कितना लगाया जाए, कितना वसूल किया जाए, इसके लिए आपको ये सारे आंकड़े चाहिए होते थे। तो इसलिए ये बना, और इसका सत्ता से बहुत करीबी संबंध है। तो उपनिवेशिक काल में क्या होता है, ये सब, और उसी समय वैज्ञानिक तरीके आ रहे हैं, और खासकर ब्रिटिश साम्राज्य का एक तरह का मानवशास्त्रीय उनमें एक रुचि थी। They had an interest in anthropology or in the cultures, in collecting cultural sort of facts about their empire. जैसे अजायब घर में होता है ना कि, और या पक्षियों के साथ होता है, उस तरह से इंसानों के साथ कर रहे थे कि दुनिया में हम इतने सारे इंसानों पे हम हुकूमत चला रहे हैं, तो उनके बारे में हम लिखें। तो as part of this process, caste also got built into this. Enumeration introduced a new moment in the history of caste, because it made possible, or it made public,
अवेयरनेस ऑफ रिलेटिव नंबर्स कि हमारी संख्या इतनी है, इनकी संख्या इतनी है, ये पहली बार आना शुरू हुआ। तो इससे ये जो फीडबैक इफेक्ट होता है वो कास्ट पे भी फीडबैक इफेक्ट शुरू हुआ। बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ इन्यूमरेशन द इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट ऑल्सो बिगैन टू चेंज। तो इस प्रसंग को, यानी कि जो कॉलोनियल गवर्नमेंट जब कास्ट को की गिनती शुरू करती है, इससे कास्ट पे क्या असर होता है, जाति के संस्थान पे क्या असर होता है, इसको लेकर के एक थियरी ये निकली। ब्रिटिशों ने एक तरह से जाति का आविष्कार किया। जिस जाति को हम आज जानते हैं वो ब्रिटिश जमाने से आई है और ये पुरानी जाति से अलग है। और इस थियोरी के आज बहुत दीवाने हैं, क्योंकि ये हिंदुत्व की जो विचारधारा है उसके तहत जाति पर ज़्यादा ध्यान देना उनके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि फिर हम सबके हिंदू होने का जो नारा है उनका या दावा है उसमें दरारें पड़ने लगती है। तो ये माना जाने लगा है आजकल कि जाति की जो आधुनिक धारणा है वो ब्रिटिश सेंसस से ही बनी। ये एक अर्ध सत्य है और इस अर्ध सत्य को वो 1.5 सत्य बना रहे हैं, 2.5 सत्य बना रहे हैं, जैसा कि राजनीति में होता है। तो सेंसस की कहानी यहाँ से शुरू होती है। तो 21 में जो 21 में 1880 से सेंसस शुरू होता है। 1880 से लेकर के आप मान सकते हैं 1950 तक या 1941 में भी जाति की गणना हुई, लेकिन उसका कंपाइलेशन नहीं हो पाया क्योंकि वो द्वितीय महायुद्ध चल रहा था। तो इस समय सरकार ने उसकी कंपाइलेशन नहीं की। तो 1880 से लेकर 1950 तक आप मान सकते हैं ये जाति गणना का युग है। और 1950 के बाद मैंने बताया था जैसे कि संविधान के साथ जो हुआ और जाति के प्रति हमारा जो रवैया था, उसके कारण नेहरू सरकार ने कहा कि ये एक उपनिवेशिक चाल थी हम में दीवारें खड़ी करने की, अब से हम जाति की गिनती नहीं करेंगे। तो 1950 के बाद गणना रहित युग शुरू होता है। नॉन एन्यूमरेशन एरा इज फ्रॉम 1950 टू द प्रेजेंट डे। सो मीनवाइल the place and the understanding of caste is changing. The big change that happens with 1952 is the first general election. तो तब संख्या और सत्ता में एक नया तालमेल बैठता है, क्योंकि उपनिवेशिक काल में तो संख्या और सत्ता का कोई तालमेल था ही नहीं, हो भी नहीं सकता था, और राजा महाराजों के समय में तो था ही नहीं। और ये आधुनिक राष्ट्र की धारणा है उसके साथ ही आता है कि पावर रेस्ट्स इन द पीपल एंड द पीपल आर केपेबल ऑफ बीइंग काउंटेड। जो राष्ट्र की जो सत्ता है वो आखिरकार जनता में निहित है, और जनता ऐसी चीज है जिसकी गिनती हो सकती है, और सेंसस के द्वारा इसकी गिनती जब होती है तो ये एक बहुत ही शक्तिशाली अस्त्र के रूप में प्रकट होता है। सो द सेंसस इन 1950 हैव नॉट काउंटेड कास्ट विद द एक्सेप्शन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स who were being monitored for various administrative reasons because of the programs and so on, various kinds of things. 1931 census is the last full census in which देशव्यापी जनगणना जिसमें जाति की गिनती हुई थी। तब से अब तक कोई आधिकारिक सूत्र हमारे पास राष्ट्र स्तर पे नहीं है। कुछ राज्यों में गणना हुई है और बिहार एक अकेला राज्य है जिसमें गणना भी हुई है और उसे प्रकाशित भी किया गया है, यानी कि सार्वजनिक भी किया गया है। कर्नाटक में हुई है, तमिलनाडु में हुई है, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। जनगणना को लेकर के ये स्थिति है। और जाति को लेकर के 1990 के बाद जाति और संख्या इसका जो तालमेल है, ये 90 के दशक में मंडल का जो दौर था वो सारा इसी का दौर था, क्योंकि 1990 के दशक तक ये बिल्कुल साफ हो गया कि हम कहते हैं कि जनता का सरकार, जनता की सरकार है। जनता कौन है जाति के हिसाब से और सरकार में कौन है जाति के हिसाब से, इन दोनों में जो भयंकर विरोधाभास था वो 19 के दशक तक असह्य हो गया। इट कुड नॉट बी टॉलरेटेड। द कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन द क्लेम दैट द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द पीपल, द शेप ऑफ द गवर्नमेंट इन कास्ट टर्म्स डिड नॉट रिजेंबल द पीपल एट ऑल, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड इन 1990।
And since then, we are in a different era. So basically, there was no true representation of the people, the number in parliament, in bureaucracy, in all fields. Right. It's probably more accurate to say that the conception of representation was different. It was a paternalistic conception. कि जनता बच्चे हैं और जो नेता हैं वो बड़े हैं और वो बच्चों की देखभाल करेंगे. So this is a paternalistic view where leaders are supposed to represent without being a portrait, that is without resembling them. They are representative, speaking on behalf of. So representation जो कई अर्थ होते हैं कि प्रतिनिधित्व एक तरह से, there is a portrait model where the representative looks like who they are representing, and then there is the model of somebody who speaks for. Representative who represents in the sense of represents the interests of, without necessarily looking like. Our national movement was on that basis. हमारी आज़ादी की लड़ाई के जो सारे नेता हैं उसमें अपवाद खोजना बहुत मुश्किल है. सारे के सारे सवर्ण हैं. तो ये आज़ादी हमारे लिए एक अभिजात वर्ग से दूसरे अभिजात वर्ग को सत्ता सौंपी गई. इट वॉज अ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वन एलीट टू अनदर. A foreign elite to a local elite. And in caste terms, that was what it was. Because निचली जातियों का कहीं नामो निशान नहीं था, यानी ऊंचे पद पर. बाद में इकलौते एक दो में जगजीवन राम जो शायद पहला नाम है जो आते हैं, पर वो भी कांग्रेस सिस्टम के तहत, और वो मुखर होकर बोल नहीं पाते, यानी दलितों की तरफदारी वो नहीं कर पाते, दबंग रूप से वो नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको सवर्णों के वोटों का मुहताज होना पड़ता है. सो दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड पावर व्हेन इट बिकम्स मोर एक्सप्लिसिट एंड इट इज स्पेल्ड आउट एज टू what is the caste of the government and what is the caste of the people. Then we have a new phase in the 1990s where representation takes on a different shape. And we are in yet another phase now since the coming of Hindutva, where as a result of the various internal contradictions of that phase, 1990s phase, we have a new phase of consolidation of the upper caste under the Hindu umbrella. So both our major parties, Congress and BJP, are essentially upper caste parties. The question is, how do they relate to the lower castes? Congress used to relate to the lower castes in terms of a paternalistic relationship. And Congress was not a party, it was a platform. So opposition was also inside the Congress. At a time when it used to win 350, 340, 300 plus seats regularly. And the second largest party in our first and second elections was the Communist Party. Yeah. It's hard to believe today, but that used to be the situation. That all has changed. जो एक नई तरह की अस्मिता का जो उद्भव हुआ है 80 के दशक के बाद, वो अस्मिता तो पहले से थी, लेकिन उसका राष्ट्रीय स्तर की राजनीति में उभरना ये 80 के दशक से शुरू हुआ, जैसे कि हम सभी जानते हैं, रथ यात्रा वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. तो उसके तहत एक नई भाषा का निर्माण हुआ जिसमें कहा गया कि हम सब हिंदू हैं. पहले हम हिंदू हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी. और ये एक तरह से नया एक रणनीति तैयार की गई, न्यू स्ट्रैटेजी, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, जिसमें सबसे कहा गया, मैं इसको थोड़ा सरल करके बोल रहा हूं, कि आप सब हमारी इस लड़ाई में आ जाओ और आप सबको हम जगह देंगे. आप यानी जो कथित निचले जातियों के और कथित आदिवासी, आप भी आओ, आपके लिए भी जगह है हमारे पास, लेकिन इस लड़ाई में आपको हमारे साथ आना है. लड़ाई क्या है कि मुसलमानों को और जो ये पुराने जो आजकल एंटी नेशनल और सारे क्या बहुत सारे नाम हैं इनके, खान मार्केट गैंग एटसेट्रा, जो कहलाते हैं, जो पुराने एलीट हैं, उनके खिलाफ हम लड़ेंगे और आप हमारे साथ आ जाओ तो आपको भी जगह मिलेगी. तो ये एक तरह का एक प्रयोग है, एक एक्सपेरिमेंट है, जिसका अभी एक बहुत ही निर्णायक ये स्तर पर है कि क्या इस तरह की राजनीति वाकई इन जातियों को और निम्न जातियों को और आदिवासियों को जगह देगी. अगर वो देती है तो खेल खत्म है, यहीं यानी वो बाजी जीत जाएंगे. अगर वो दे पाएगी, इसकी जो रूपरेखा है, इसका जो चरित्र है, वो ऐसा है कि वो जाति के बिना वो जी नहीं सकता.
तो इसीलिए एक बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है कि जातिगत जो सीढ़ी बनी हुई है, जो हायरार्की बनी हुई है, वो उसको कायम रखना है और साथ साथ निम्न जातियों को और आदिवासियों को ये आशा दिलाते रहना है कि नहीं हमारे लिए भी जगह है इसमें। तो ये एक तरह का खेल खेला जा रहा है। ये कब तक सफल रहेगा ये देखना है, क्योंकि आज सबसे बड़ी जो समस्या है कि उनके सामने कोई ऑपोजिशन है ही नहीं, यानी जो टिक सके ऐसा ऑपोजिशन आज नजर नहीं आ रहा। तो ये सारी जो जाति की समस्या है ये हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ी समस्या है। तो इसलिए वो चाहते हैं कि जाति पे कोई भी सवाल ज़्यादा उभरे नहीं, या उभरे तो वो ऐसे उसे उभार सके कि वो अपने जो पूर्वज, जो उसके पहले जो सरकारें थी, उन पे उनकी बदनामी कर सकें और कह सकें कि आपके असली पैरवीकार तो हम हैं। इसी तरह की राजनीति अभी चल रही है और ये कब तक चल पाएगी, इसको कब तक वो लोग इस पे विश्वास करेंगे, यही सबसे बड़ा सवाल हमारे देश का है। कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा, सबने सुना होगा कि 2002 में गुजरात के जो दंगे हुए उसमें आदिवासियों ने भी भाग लिया, दलितों ने भी भाग लिया, कई ऐसे और जगह भी दंगे हुए हैं जहां ये लोग भी शामिल हो रहे हैं, उन्हें जोर शोर से उन्हें शामिल किया जा रहा है। ये तो एक तरह से स्वाभाविक है और ये उनके लिए ज़रूरी भी है, पर ये देखना है कि वाकई सत्ता में कोई उन्हें स्थान मिलता है कि नहीं। दे गेट द शेयर ऑफ पावर। इफ दे जेन्युइनली गेट अ शेयर ऑफ पावर, दैट्स द एंड ऑफ द गेम। देयर इज नथिंग एल्स दैट कैन स्टैंड अगेंस्ट इट। This right wing is its own enemy in this sense. Hindutva is its own enemy because at the core of Hindutva is the belief in Brahmin supremacy, or in the belief in the supremacy of the upper caste. That is what has kept the RSS going, and the RSS is the backbone of the current regime. We are watching this conflict and wondering how it will end. But there is a ongoing conflict. What does caste census, जो अब मांग हो रही है caste census की, वो मांगों से क्या लागू कर सकते हैं हम कि कास्टिज्म ना बढ़े? कास्ट सेंसस को लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारी गलतफहमियां हैं उसके बारे में। आसान स्तर पे लोग क्या सोचते हैं कि कास्ट सेंसस क्या चीज़ है, वो क्या करेगी। बहुत सारे लोग कास्ट सेंसस के बारे में सोचते हैं ये किसी तरह का कल्याणकारी प्रोग्राम है, सम काइंड ऑफ वेलफेयर प्रोग्राम, कि इससे कुछ जो कथित निचली जाति के लोग हैं उनका कुछ होगा, उनके लिए कुछ फायदा होगा, जो कि बिल्कुल गलत धारणा है ये। लेकिन ऐसा बहुत लोग सोचते हैं और वो सोचते हैं कि ये सारे सवाल ये फिर रिजर्वेशन की ओर हमें खींच के ले जाएगा। और ये जैसा मैं पहले कह रहा था, कुछ लोग जिनके लिए जाति केवल निम्न जाति है वो ऐसा सोचते हैं कि ये कल्याणकारी प्रोग्राम की तरह है, वेलफेयर प्रोग्राम की तरह है, और इसलिए इससे हमारा कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमने तो सन 50 में ही जाति को खारिज कर दिया, तो उसको वापस हम क्यों ले आए, देश का विभाजन होगा, एटसेट्रा, ये सारी बातें। कुछ लोग मानते हैं कि जाति की गणना हो ही नहीं सकती, क्योंकि जाति इतनी पेचीदा चीज़ है कि इसकी गिनती कर पाना नामुमकिन है। लेकिन और ये भी मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि अगर आप अंदाज़न आप बता सकते हैं, मैं ये हर किसी से ये सवाल पूछता हूँ कि 2011 के सेंसस में धर्म कितने गिनाए गए थे? 7 आई थिंक। हिंदुज़म, 1200 से ज़्यादा धर्म गिनाए गए थे लोगों द्वारा। और 19,000 से 19,500 भाषाएं गिनाई गई थी। और सबसे बड़ा पेचीदा मामला व्यवसाय का है, हजारों व्यवसाय, क्योंकि हमारे यहाँ गरीबों को एक व्यवसाय से उनका गुजारा नहीं चलता, तो एक व्यक्ति को 5-7 काम अलग अलग सीजन में करने पड़ते हैं। तो इसीलिए कलेक्टिंग डेटा ऑन ऑक्यूपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स दैट द सेंसस हैज डन। सो द इंडियन सेंसस इज द लार्जेस्ट सच एक्सरसाइज इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी, एंड इट हैज अ स्टेलर रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिंग एंड हैंडलिंग डेटा। तो अगर इतनी पेचीदे मुद्दों पर हमारी जनगणना की जो तंत्र है सही आंकड़े या कम से कम उपयोगी आंकड़े उपलब्ध करा सकता है, तो जाति के मामले में भी किया जा सकता है। इसके तौर तरीके हैं। तो ये कहना कि ये तो संभव नहीं है, मेरे ख्याल से ये पूरी तरह से गलत है। और हमेशा इस तरह के सवालों पे ये पूछा जाना है कि ये कौन कह रहा है, वो कौन है, वो कहाँ खड़ा है, उसकी क्या स्थिति है, ये देखना बहुत ज़रूरी होता है। जो सामाजिक प्रश्न होते हैं वो वैज्ञानिक प्रश्नों से अलग होते हैं, क्योंकि विज्ञान का जगत जो
प्रकृति का जगत, और समाज विज्ञान जो है वो समाज को, और समाज विज्ञान खुद एक समाज का अंग है और वो समाज को देख रहा है। तो इसलिए ये सवाल पूछना हमेशा ज़रूरी होता है सामाजिक सवाल पे कि कौन पूछ रहा है और कहाँ खड़े होकर पूछ रहा है, किस नज़रिए से वो देख रहा है इस समझ को। तो अगर ऐसा आप देखने लगेंगे तो जो जो अलग अलग आपको मिलते हैं ओपिनियंस या विचारधाराएं, या वो आपको साफ होने लगेंगी कौन ऐसा ऐसा क्यों सोच रहा है। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं बताता हूँ कि एक धारणा ये भी है कि सेंसस एक प्रकार की राष्ट्रीय सेल्फी है। तो राष्ट्र का सेल्फी कौन ले सकता है? ये राष्ट्र ही ले सकता है। और सेल्फी में आपको क्या दिखता है? आप सेल्फी क्यों लेते हैं? क्यों आपको खुद को देखना है और खुद को किसी परिवेश में देखना है, किसी कॉन्टेक्स्ट में देखना है। मैं आपके साथ सेल्फी लूंगा तो दिखाऊंगा, देखिए मैं कुणाल कामरा के साथ था तो इसलिए मैं सेल्फी लेता हूँ। तो इस तरह से जब आप सेल्फी के रूप में देखते हैं इसको, तो ये हमारा एक सामूहिक चित्र है। इट्स अ कलेक्टिव पोर्ट्रेट ऑफ द नेशन एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस बिकॉज दिस इज द ओनली पब्लिकली अवेलेबल पिक्चर ऑफ द कलेक्टिविटी। आजकल बहुत भयानक चीज़ें हो रही हैं, बहुत लोग जानते हैं। बिग डेटा का नाम तो सबने सुना है, और ये गूगल और वाकई जो इंटरनेट, नेटफ्लिक्स वेटफ्लिक्स सारे जो हैं, इनके पास हमारा सारा एक तरह से इतिहास है उनके पास। हर व्यक्ति की वो का इतिहास वो लिखने में कामयाब हैं, और वो डेटा पूरी तरह से निजी डेटा है, वो सार्वजनिक कभी किया नहीं जाएगा, और वो एक मुनाफे का एक जरिया है। हाँ। और इसी तरह से बहुत सारे और डेटा सोर्सेस हैं विच आर not public, they are in private hands. So it is very important that the census, which presents a collective picture of our society in a public and transparent manner, should be done. Should be done. My final point, मैं जिस पे सबसे ज़्यादा जोर देता हूँ कि अब तक जो जाति को लेकर करके हमारी सबसे बड़ी समस्या है, वो ये अतिदृश्य और अदृश्य वाली समस्या, ये अप्रतिसमता, दिस एसिमेट्री के लिए जो हिंदी का शब्द है वो symmetry is pratisam, apratisam is asymmetric. So this asymmetry is the root of our problems of caste. The idea that caste just means lower caste, जो पहले it was floated 2011 के आसपास कि ठीक है हम ओबीसी को भी गिनती कर देते हैं, SC/ST की गिनती तो हो ही रही है, साथ साथ हम ओबीसी भी कर देते हैं, ये सबसे बड़ा प्रतिगामी कदम होगा मेरे हिसाब से। बहुत ज़रूरी है आज की तारीख में कि सबसे पूछना कि आपकी जाति क्या है। आपको ये छूट है कहने की मेरी कोई जाति नहीं है या मैं नहीं जानता, और बाद में हम देखेंगे कि वो कौन से लोग थे जिन्होंने कहा था कि हमारी कोई जाति नहीं है, या वो सब हम देखेंगे। लेकिन सबसे ये पूछा जाना ज़रूरी है, क्योंकि किसी को ये खुशफहमी नहीं होनी चाहिए कि वो जातिहीन है। हमारा समाज आज ऐसे लोगों में बटा हुआ है, दो फांकों में बटा हुआ है। एक फांक अपने को जातिहीन समझता है और वो ये तबका दूसरों को हीन जाति समझता है। तो ये सेंसस में अगर सबसे पूछा जाएगा कि बताओ साहब आपकी जाति क्या है, तो ये एक छोटा सा कदम है। So you are casteist and casteless at the same time. Right, you are getting the benefits, full benefits of caste while claiming to be casteless. You have the best of all possible worlds. You are blaming the other person. Look at this person, he's always talking about caste. Look at me, I never talk about caste. And this is fundamentally unfair. And people are realizing that now. तो इसीलिए अब अगर ये ऐसे चलता रहा तो फिर बगावत का मौका आएगा, क्योंकि आप एज दे से यू कांट फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। ऑल्दो राइट नाउ लग रहा है कि ऐसा हम में एक अजीब सा एक टैलेंट है कि वी आर एबल टू बी फूल्ड ऑल द टाइम। आई थिंक इंग्लिश में लिखे हुए प्रोवर्ब इंडिया में लेने ही नहीं चाहिए, बिकॉज लाइक शेक्सपियर भी बोलते हैं ना, व्हाट्स इन अ नेम, सब कुछ। हाँ, बिल्कुल। सो सर, ये जो जातियाँ एक्सप्लोड हुई है या सब जातियाँ बटी है, या मुझे किसी ने कहा था कि 5800 से ज़्यादा जातियाँ हैं, तो उसका क्या रीज़न है और क्या हुआ है ये समाज के साथ? केवल इस तरह की संख्या से हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं होता। जैसे मैंने आपको बताया कि सेंसस के मुताबिक 19,500 भाषाएं हैं। तो इनको फिर ले देकर सारे हमारा जो सत्ता का तंत्र है और जो प्रशासन का तंत्र है, उसके जरिए ये छन कर जब ये
19,000 साढ़े 19,000 भाषाएं आती हैं, तो 22 भाषाएं आती हैं हमारे संविधान की, और 199 भाषाएं शायद हैं जो दैट आर अननोटिफाइड. 22 languages in the constitution, 199 others, and there are the rest, some 19,000 something, just over 19,000 languages are other languages. तो जैसे कहा जाता था कि लैंग्वेज इज बेसिकली अ डायलेक्ट विद एन आर्मी. पहले तो आप बोली कहलाते हो, पर आपके पास सत्ता आ जाती है तो वही बोली भाषा बन जाती है. तो उसी तरह भाषा के साथ जैसा हो रहा है, जाति के साथ भी वैसा ही हो रहा है. तो नामों के बहुत सारे नामों का होना अपने आप में बड़ी बात नहीं है. सवाल यह है कि उन नामों का आगे क्या होता है. वो छनने का जो तरीका है या उसकी जो प्रक्रिया है, उसके बाद क्या होगा, सवाल ये उठता है. तो इसलिए मेरे ख्याल से अब जातीय अस्मिताओं का आज के जो मीडिया में युग में, सोशल मीडिया इतना ज़्यादा प्रभावी हो गया है, इसका जो व्याकरण है, द ग्रामर ऑफ कास्ट इज चेंजिंग because of the way that you can express it, the way it can be magnified, the way it can be a we feeling and a they feeling can be produced. All of this is there. It is not, I keep saying, मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि जातिगत जनगणना कोई सोल्यूशन नहीं है, ये किसी ताले की चाबी नहीं है, लेकिन ये उस लंबे सफ़र का पहला छोटा सा कदम है, जहाँ हम सबसे पहले हमें सबको मानना है कि हम सबकी जाति है, उसके बाद ही फिर कुछ हो सकता है. दूसरी बात, a century ago I was talking about the impact of enumeration on caste, कि जब जाति की गिनती पहले शुरू हुई तो उसका जाति के संस्थान पे क्या असर पड़ा. At that time the decisive thing, निर्णायक उस समय जो बात थी वो संचयन की थी, aggregation. Today the decisive question is that of disaggregation. तो आज जैसे ओबीसी जैसे जो एक कैटेगरी बन गया है, इसमें भयंकर विषमताएं हैं. बिहार का जो अभी कॉम्प्रिहेंसिव कास्ट सर्वे जिसे कहते हैं, क्योंकि फॉर लीगल रीजंस उसको सेंसस नहीं कहा जा सकता. अंडर द सेंसस एक्ट ओनली द नेशनल गवर्नमेंट हैज द पावर टू कंसिडर. लेकिन उसमें एक उदाहरण के तौर पे आपको दे रहा हूं कि माना जाता है कि कम से कम 2 दशक तक बिहार में यादवों का राज था. लेकिन यादवों की स्थिति आप देखें, ओबीसी कैटेगरी के अंदर ही वो सबसे नीचे या सेकंड लास्ट पोजीशन में है. जो इसका सेंसस में जो जिन संसाधनों के बारे में दिया है, जैसे कंप्यूटर विद इंटरनेट, 4 व्हील कार, हायर एजुकेशन एटसेट्रा, इस तरह के आंकड़ों पे दे आर आइदर एट द बॉटम और द सेकंड लास्ट विदिन द, आई एम टॉकिंग विदिन द ओबीसीज. तो द इंप्रेशन इज कि ये तो बड़े दबंग लोग हैं एटसेट्रा एटसेट्रा, पर उस जाति की हालत देखिए क्या है. तो the categories, all categories are to some extent constructed. They are built. There's nothing natural about them. Because of the size of our country, every social group in our country today has differentiation. आज हमारे हर तबके में अंदरूनी विभेदीकरण है. There is inequality within every group. And today the census is the only instrument that can tell us about these inequalities. The politics of caste, because of vested interests, is also now beginning to hide behind these umbrella terms like OBC. So somebody is an OBC leader without talking about the actual caste of the internal. Muslims, upper caste, every group is deeply differentiated. And the census today is the instrument by which we can bring this to light and start thinking in more productive ways about addressing inequality. So in short, कि मुझे लगता है कि जातिगत जनगणना की ओर जाने वाला जो पथ है, जो रास्ता है, उस पे एक पहला कदम होगा. क्योंकि दिस डिसएग्रीगेशन दैट इट नाउ प्रॉमिसेस, इससे पता होगा कि हम कहते हैं यादव, उसमें भी इतनी सारी विषमताएं हैं. तो धीरे धीरे हमें पता चलेगा कि केवल जाति के आधार पे आप नहीं कुछ कर सकते. आपको ये भी देखना पड़ेगा कि किसी की आर्थिक हालत क्या है, सामाजिक हालत क्या है, इत्यादि इत्यादि. तो फिर जाति का महत्व घटने लगेगा, उसका राजनीतिक महत्व घटने लगेगा. पर उसके लिए पहले हमें जाति को गिनना पड़ेगा. ये एक अजीब विरोधाभास है, विडंबना है आधुनिक प्रशासन की, मॉडर्न मैनेजमेंट गवर्नमेंटलिटी, कि यू मस्ट मेजर द थिंग यू वांट टू एबॉलिश.
It's a contradiction. If you don't measure it, you mistake censorship for curing a problem. तो हमने 50 के दशक में नेहरू युग में हमने क्या किया, हमने जाति के बारे में बोलना ही बंद कर दिया कि जो जाति के बारे में बोलेगा वो जातिवादी। तो क्या हुआ कि हमने विकास के नाम में जातिगत विषमताओं को फलने फूलने दिया, संजो कर रखा कि आप फलो फूलो, और वो फल फूल कर हमें 90 के दशक में लाए, विस्फोटक दशक। और उसी दशक में फिर ये मंदिर मस्जिद सारा शुरू हुआ, क्योंकि तब तक हम इस खुशफहमी थे विकास नाम की जो ज्वार है, द टाइड ऑफ डेवलपमेंट विल लिफ्ट ऑल बोट्स। दैट डिड नॉट हैपन. In fact, the opposite has happened. The benefits of development have moved in caste streams, and the results of that are undeniable by the 1990s. So 90 के दशक के बाद जाति को नज़रअंदाज करना नामुमकिन हो गया। तो उसके बाद से अब हम नए दौर में हैं, और उस दौर में हिंदुत्व की राजनीति आई है। सर, एक मेरा सवाल है आपसे कि जो काफ़ी लोग काफ़ी वर्ड्स यूज़ करते हैं, आई डोंट नो कौन सा सही है, अपर कास्ट, डोमिनेंट कास्ट, सीन कास्ट या जो भी, तो ये कितने कास्ट है रफली, और इनके पास क्या संसाधन है? यहाँ शुरू करना होगा कि राष्ट्रीय स्तर पे जाति की बात करना लगभग बेकार है। हमें प्रांतीय स्तर पे बात करनी होगी कि हमारे प्रांत भी इतने बड़े हैं। यूरोप के औसत देश से हमारे कई राज्य बहुत बड़े हैं, जैसा कि सभी जानते हैं। तो इसीलिए इसका जब हम प्रांतीय स्तर पे हम देखने लगें तो ज़्यादा साफ नज़र आने लगेगा। तो डोमिनेंट कास्ट की जो पद है, ये जो नाम है, इसका आविष्कार इसलिए किया गया कि एक आज़ादी के बाद और खासकर ये यूनिवर्सल सफरेज के कारण कुछ जातियों का राजनीतिक सत्ता उनकी बढ़ गई, और ये जातियां जो पुरानी तौर पर ऊंची जातियां नहीं थीं, ये शूद्र जातियां थीं, लेकिन उनका महत्व अब चुनाव के युग में महत्व बढ़ गया, तो उनको डोमिनेंट कास्ट की संज्ञा दी गई। So dominant castes the dominance of the old upper caste was taken for granted. They were supposed to be dominant. These castes were not supposed to be dominant, but they became dominant. तो इस तरह से वो dominant caste कहलाने लगे। जैसे जाट, यहाँ आंध्र प्रदेश में कम्मा, रेड्डी, यहाँ मुदलियर तमिलनाडु में, कर्नाटक में कलिगास, etc. मराठास in महाराष्ट्र। सो दीज वर ऑल कथित तौर पे शूद्र कास्ट थे, ये सवर्ण नहीं थे, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में नहीं आते थे, चौथे तबके में, जिसे शूद्र कहा जाता था। तो इनको डोमिनेंट कास्ट कहा गया। इनके अलावा अब कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां इनसे भी नीची जातियां अब राजनीतिक तौर पे दबंग हैं। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग प्रांतों के हिसाब से देखने लगें तो आपको पता चलेगा कि कौन सी जाति कहाँ हावी है, उसका जो परंपरागत जो सीढ़ी थी उसमें किस पायदान पे थे वो, और अब किस पायदान पे हैं, और इस तरह की चीज़ें। दीज आर ऑल टर्म्स दैट आर born of particular circumstances, and trying to make sense of them at an all India level does not work. So you have to look at them. There is such a thing as a dominant caste, but the identity of the dominant caste will be different in different regions. Yeah. Because of different. जैसे Green Revolution कहीं आया, तो those castes which had more land and so on, they became more powerful, and therefore over time they became more dominant, etc., like things like that. So it has to be a disaggregated history, like most things in our country. जैसे आप बोलते हैं ये फर्स्ट स्टेप है, तो उसके आगे जो नॉर्मल स्टेप्स है, डाइन, इंटरकास्ट मैरिज, वो सब है, पर उसके आगे और कौन से स्टेप्स है जो एक, जैसे आपने बोला था ना, लिबरल नेशन एंड वेरी इंक्लूसिव नेशन. Yes. You know, we live in such, आजकल चारों तरफ इतना अंधेरा छाया हुआ है कि इतनी सरल सी बातों में भी लगता है कि ये घोर आशावादी, it looks like, very hopeful, really like immensely naive idealism. But the idea is that
you cannot abolish caste by making a law or announcing something. People have to feel that caste is not relevant. आज इसके ठीक उल्टा है, क्योंकि खासकर उस तबके के लिए, मझले तबके के लिए ये सबसे बड़ा सवाल है। आप कल्पना कीजिए कि मैं किसी कस्बे का रहने वाला हूँ, गांव का नहीं लेकिन बड़े शहर का भी नहीं, और मेरे पास कुछ पुश्तैनी ज़मीन है जो बट कर अब बहुत कम ज़मीन रह गई है। मैंने शिक्षा ज़्यादा कुछ पाई नहीं, मैंने ज़्यादा कुछ सोचा नहीं, क्योंकि मैं सोचा था कि मैं डोमिनेंट कास्ट का हूँ, मैं मराठा हूँ, मैं रेड्डी हूँ, कुछ भी हूँ, मुझे क्या पढ़ना, मैं तो ज़मींदार हूँ। पर अब वो ज़माना बदल गया, अब कमाई इतनी नहीं है और वो ज़मीन, आपके हिस्से की ज़मीन भी कम हो गई है, तो आपका भविष्य कहीं जा नहीं रहा। सो यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, एंड देन यू सी योर सेंस ऑफ आइडेंटिटी becomes shaped by your social status. So you are invested in कि मुझसे नीचे कौन है, मुझसे ऊपर कौन है। मुझे आपके एब्सोल्यूट लेवल से आपको इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। आपको इससे चिंता है कि मेरे नीचे कौन है, वो मुझसे कितना नीचे है, और वो जो सामाजिक फासला, ये सोशल डिस्टेंस, दैट बिकम्स योर आइडेंटिटी। कि मैं जाट हूँ, तुम मेरे सामने चप्पल पहन के घूमेगा, घोड़ी पे चढ़ेगा, this becomes my identity because I have nothing else, right? There was a upper caste तबका जो भाग गया, which is absent from there, और बच्चे अमेरिका में चले गए, इधर उधर चले गए, तो they are in a different, वो they are in the global middle class वाला रेस, तो उनको इससे यहाँ से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं मेरी जाति नहीं है, etc etc। इन लोगों के पास जाति ही उनकी एक बहुत बड़ी संपदा है। So for people like that, it is very hard to believe that caste does not matter, because you have very little else. That has to change. How will that change? That's the question. Then we need all the other things that have not much to do with caste. We need employment. We need leaders who will talk a different language, and so on. So जनगणना इसके लिए पहला कदम कैसे है? सबसे पहला कदम है कबूलना कि सबकी जाति है, और उसके बाद आपको जनगणना के जरिए पहले तो ये दिखेगा, सबको पता है कि अमीर बहुत कम है, गरीब बहुत ज्यादा है। इससे गरीबों की राजनीतिक शक्ति बढ़ती नहीं है। एवरीबडी नोज द पुअर इन अ वास्ट मेजॉरिटी, बट नथिंग, नो गवर्नमेंट हैज एवर रियली रन फॉर द पुअर। सो नंबर डजंट ट्रांसलेट इनटू पावर इन एनी डायरेक्ट वे, राइट? इट हैज टू बी filtered through various mechanisms, and the mechanisms through which it is being filtered now, जहां से छनकर संख्या आती है, वो प्रक्रिया ऐसी है कि वो बड़ी संख्या के लोग असहाय हो जाते हैं। तो इसको किसी तरह से हमें बदलना है। छोटे छोटे स्तर पे हमें दिखता है कि भविष्य हमारा कैसे हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा मिसाल के तौर पे कि केरल में कोविड महामारी जो आई थी, उसका सामना केरल ने कैसे किया और दूसरे प्रांतों ने कैसे किया, और ये केरल में क्यों संभव हो पाया। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल एक खास सरकार है वहाँ पे, इससे नहीं, केरल के समाज में कुछ है जो एट द level of the village, at the level of the small person, there is a civic sense, there is a social sense जिसका इतिहास है। उस तरह का इतिहास हमें, वही केरल दूसरे मामलों में इतना आगे नहीं है। तो इसी तरह से हमें देखना होगा कि कहाँ कहाँ आशा की किरणें हैं, और उन किरणों को हमें एक तरह से और प्रोत्साहन दे करके उन्हें और बढ़ाना है, इस तरह से करना है। और डिसएग्रीगेशन का जो स्टेप है, अभी जो विभेदीकरण है, बहुत महत्वपूर्ण है, और इसको रोकने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें तैयार खड़ी हैं, क्योंकि ये सारी ताकतें नहीं जानती, चाहती हैं। कथित ऊंची जात के लोग नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, हिंदुत्ववादी नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, और ये जो मझले तबके हैं जिनकी अस्मिता जाति पे टिकी हुई है, वो भी नहीं चाहते कि जनगणना हो। जो ओबीसी कैटेगरी के अभी मठाधीश बने हुए हैं, नेता बने हुए हैं, उनको भी इससे डर लगता है कि जब आपको अंदर में इतनी दरारें हैं हर कैटेगरी में, वो दरारें जब दिखने लगेंगी तो फिर उनका सिंहासन डोलने लगेगा। तो इसलिए बहुत सारे बहुत शक्तिशाली तत्व हैं जो नहीं चाहते कि जाति जनगणना हो, लेकिन दूसरी तरफ दबाव आ रहा है कि अब नीचे से दबाव आ रहा है कि आप करवाइए। तो देखते हैं क्या होता है। इसमें सभी राष्ट्र स्तर पे जो भी सरकारें रही हैं, एक मत की रही हैं, चाहे कांग्रेस रही हो, चाहे बीजेपी रही हो, वो जाति जनगणना नहीं करवाना चाहते, क्योंकि उनके सामने तुरंत
मांगे उठेंगी और उसका सामना उन्हें करना पड़ेगा। तो इन सब के बावजूद क्या जनता के दबाव के कारण ये आ पाता है, नहीं आ पाता है, ये तो देखना होगा। सर मेरा एक और सवाल है कि किसी ने मुझे कहा था कि डोंट लुक एट कास्ट एज जस्ट हिंदुइज्म, इट्स पार्ट ऑफ सम इंडिक ट्रेडिशन, दैट्स व्हाई इट इज स्प्रेड ओवर टू अदर रिलीजन्स आल्सो। ये क्या सही है ये बात? जी बिल्कुल सही है। क्योंकि मुसलमानों में भी जातियाँ हैं, क्रिश्चियंस में भी जातियाँ हैं, और सिखों में तो हैं और ये से ऑफिशियली माना गया है। और जो हमारे यहाँ जो बौद्ध धर्म के जिन्होंने अपनाया वो लगभग सारे के सारे 94-95% आजकल जो बौद्ध कहलाते हैं हमारे देश में वो दलितों में से निकले हैं। बाबा साहब के जो धर्मांतरण ने जो किया, दीक्षा भूमि में जो हुआ, उसके बाद हर धर्म में जाति है। क्योंकि और ये सही है कि इट इज़ इंडिक इन द सेंस, और केवल हिंदुस्तान में नहीं, जाति बांग्लादेश में है, जाति श्रीलंका में है, जाति पाकिस्तान में है, जाति नेपाल में है। तो इट इज़ इंडीड एन इंडिक इंस्टीट्यूशन। और हमें ऐसा सोचना चाहिए कि बुनियादी संस्थान जाति है। दिस इज़ अ लिटिल मोर कंट्रोवर्शियल, इस पे विवाद हो सकता है और खासकर एकेडमिक तौर पे विवाद हो सकता है। आई बिलीव दैट कास्ट contains the thing called Hinduism. Hinduism doesn't contain caste. Caste contains Hinduism. Because caste is primarily a way of organizing society and distributing resources and distributing privileges, disprivileges. Jobs, duties. Everything. Social capital, economic capital, cultural capital. So it is a way of distributing this that has had legitimacy. Because of that legitimacy and its age, for the long period it has been there, it has very deep roots. And it creates vested interests that work to keep it alive. So it creates conditions for its own reproduction. And countering this requires extraordinary effort. Some accidents help. In a sense, the coming of enumeration was a kind of accident, was an externality, as they say, came from outside as a force. And today, maybe social media is another such new force that is not part of the traditional makeup. And इसका असर क्या होगा ये भी देखना होगा, क्योंकि दोनों तरफ जा सकती है। क्योंकि मीडिया से, सोशल मीडिया से जाति को बढ़ावा भी मिल सकता है और इसे कम करने के आसार भी इसमें है। ऐसी आशा तो हम नहीं कर सकते कि कोई ऐसा कोई नया बदलाव आएगा जिसके कारण जाति एकदम से मिट जाएगी। इसके लिए काम करना होगा, लोगों को ये चाहना होगा कि जाति का असर या उसका प्रभाव कम हो, और ऐसा चाहने के लिए हमें उपयुक्त वातावरण बनाना पड़ेगा। We need to create situation where people don't feel invested in caste. So we need to make people feel that their lives are not dead ends. Too many of our people feel that their lives are dead ends today. कि एक अंधी गली में वो बंद हैं, उनका कोई भविष्य नहीं है। तो इस सीमित से सिकुड़े हुए संसार में वो फिर जाति पे एक तरह से टिक जाते हैं, और उन्हें दोष देना भी मुझे लगता है कि जाति होगी। तो जब तक हम इस स्थिति को नहीं बदलते और उनके भविष्य को हम थोड़ा सा उजाला तो लाएं, जिससे फिर उन्हें कुछ और दिखे, जाति के अलावा कुछ और दिखे, ये करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जाति ऐसी चीज़ है जो बहुत लोगों के बहुत तरह से काम आती है, तो इसलिए वो इसका फ़ायदा उठाने के लिए हमेशा लोग तैयार रहते हैं। तो देखना होगा कि हमारी किस्मत में क्या लिखा है। No.